हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करना चाहती हूँ इतिहास की कक्षा में। और आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास का तीसरा अध्याय, जो कि है नाजीवाद और हिटलर का उदय। तो दोस्तों, इस अध्याय की शुरुआत मैं आपको एक कहानी से करवाना चाहती हूँ। हेलमुट एक 11 साल का लड़का था, जो अपने बिस्तर में लेटा हुआ था और कुछ सोच रहा था। तभी उसने अपने माँ बाप को दबी आवाजों में बात करते हुए सुना। और हेलमत का जो इंटरेस्ट था, उसने सोचा चलो अब हम मैं अपने माँ-बाप की बातें सुनता हूँ। तो उसने अपने जब माँ-बाप की अपनी बातें सुनना शुरू किया, तो उसे यह कन्वर्सेशन सुनाई दिया कि वो बात कर रहे थे कि क्या अब समय आ गया है पूरे परिवार को खत्म कर देने का, या सिर्फ हेलमत के पापा को आत्महत्या कर लेनी चाहिए। हेलमत के जो पापा थे, वो एक बहुत ही मशहूर चिकित्सक हुआ करते थे। और उसके पापा उस समय इस बात से चिंतित थे कि क्या मित्र राष्ट्र भी उनके साथ वही हश्र करेंगे जो उन्होंने यहूदियों और विकलांगों के साथ किया। उसकी अगले दिन जो हेलमेट थे, वो अपने पिता के साथ बाग में गया और उन्होंने बहुत मस्ती की और अपने आपस में बात की और बच्चों के गाने वाने गीत गाए। एंड अगले ही दिन खबर आई कि हेलमुट के पापा ने अब खुद को एक गोली मार के आत्महत्या कर ली है। हेलमुट वो सीन कभी भी भूल नहीं पाया, जिसमें उसने देखा था कि उसके जो पापा थे, उनकी जो यूनिफॉर्म, जो वर्दी थी, वो पूरी खून से लथपथ थी और उसको घर के ही फायरप्लेस में जला दिया गया था। फायरप्लेस मतलब दोस्तों वो होता है जहाँ बहुत सारे आपने अंग्रेजों के घरों में देखा होगा कि ठंड से बचने के लिए लकड़ियां वगैरह एक जगह रहती हैं जहाँ पे वो लोग आग वाग लगाते, तो वहां पे उसके पापा की वर्दी भी जलाई। हेलमेट इस चीज से इतना ज्यादा इस ट्रॉमेटाइज़ हो गया था, मतलब इतना असर था उसको इस चीज़ का, वो इतना डर गया था उस इंसिडेंट के बाद से कि उसने अगले 9 वर्ष तक अपने घर पे खाना तक नहीं खाया। लेकिन हेलमुट ने शायद उस टाइम पे ये नहीं रियलाइज़ किया, या उसको ये नहीं समझ में आया कि उसके पिता जो थे वो एक नाज़ी थे और वो नाज़ी जर्मनी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते थे। तो ये नाज़ीवाद क्या है दोस्तों? आप सभी ने कुछ ना कुछ सुना ही होगा नाज़ीवाद के बारे में। आप लोगों को अडोल्फ हिटलर के बारे में कहीं न कहीं से कुछ ना कुछ पता होगा। शायद आपको ये पता हो कि उसने यहूदियों को मारा था, या आपको हो सकता है ये पता हो कि उसने कैसे सपना देखा था कि जर्मनी को सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली देश बनाया जाए दुनिया का। लेकिन ये जो नाज़ीवाद था, ये ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें नहीं थी। ये एक पूरी संरचना थी सोच-विचार की, और एक ढांचा था पूरा, एक तंत्र था। तो अब हम चलिए देखते हैं कि ये नाज़ीवाद क्या था, और ये जो हेलमट के पापा के साथ हुआ, या उन्होंने जो आत्महत्या की, वो क्यों की? ये सिलसिला कहाँ से शुरू होता है और कहाँ से खत्म होता है? तो हम जो सबसे पहले पढ़ने वाले हैं दोस्तों, वो हम ये पढ़ेंगे कि जो हेलमट के पिता थे, उन्होंने आत्महत्या किस वजह से की, और जो मित्र राष्ट्रों की वो बात कर रहे थे, वो क्या था? तो दोस्तों, जब मई 1945 में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कर दिया, हिटलर को अंदाजा हो चुका था कि अब उसकी लड़ाई का क्या हश्र होने वाला है। इसलिए हिटलर और उनके जो प्रचार मंत्री थे ग्योबल्स, उन्होंने बर्लिन के ही एक बंकर में आत्महत्या कर ली। और उस आत्महत्या के बारे में आज तक किसी को कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि हिटलर की बॉडी कभी प्राप्त ही नहीं हुई। ये एक तथ्य मैं आपको बताना चाहती थी। ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, इसलिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आप सोच सकते हैं इसके बारे में भी। आप अगर रिसर्च करना चाहे तो कर सकते हैं। युद्ध खत्म होने के बाद न्यूरमबर्ग में एक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत स्थापित की गई। इस अदालत को शांति के विरुद्ध किए गए अपराधों, मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों और युद्ध अपराधों के लिए नाजी युद्ध दियों पर मुकदमा चलाने का जिम्मा सौंपा गया था। युद्ध के दौरान जर्मनी के व्यवहार, खास तौर पर इंसानियत के खिलाफ किए गए उसके अपराधों की वजह से कई गंभीर नैतिक सवाल खड़े हुए, और उसके कृत्यों की दुनिया भर में निंदा की गई। ये कृत्य जो थे, जो ये बोल रहे हैं कि इंसानियत के खिलाफ जो नाज़ियों ने क्राइम किया था, या जो उन लोगों के अपराध थे, वो क्या थे? वो देखते हैं हम। दूसरे विश्व युद्ध के समय जर्मनी ने संहार शुरू कर दिया, जिसके तहत यूरोप में रहने वाले कुछ खास नस्ल के लोगों को सामूहिक रूप से मारा जाने लगा। जो जर्मनी था, नरसंहार मतलब उसको आप अंग्रेजी में जेनोसाइडल वॉर कहते हैं। इसका ये मतलब है कि बहुत सारे लोगों को एक साथ मार डालना।
तो दोस्तों फिर उसने जब ये किया तो इस युद्ध में मारे गए लोगों में 60 लाख यहूदी, यहूदी जो दोस्त हैं वो एक धर्म के लोग होते हैं। और दोस्तों जो यहूदी लोग हैं वो एक धर्म के होते हैं जिनको हम इंग्लिश में ज्यूस कहते हैं। फिर उसके अलावा जो लोग मारे गए थे वो थे 2 लाख जिप्सी और 10 लाख पोलैंड के नागरिक। साथ ही मानसिक व शारीरिक रूप से अपंग घोषित किए गए 70,000 जर्मन नागरिक भी मार डाले गए। इनके अलावा न जाने कितने ही राजनीतिक विरोधियों को भी मौत की नींद सुला दिया गया था। ये सब कब हो रहा था? ये सब हो रहा था दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, जब हिटलर जो था वो जर्मनी में पावर में आ चुका था। न्यूरम्बर्ग अदालत ने केवल 11 मुख्य नाजियों को ही मौत की सजा दी। बाकी आरोपियों में से बहुतों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सजा तो मिली लेकिन नाजियों को जो सजा दी गई वह उनकी बर्बरता और उनके जुल्मों के मुकाबले बहुत छोटी थी। असल में मित्र राष्ट्र पराजित जर्मनी पर इस बार ऐसा कठोर दंड नहीं थोपना चाहते थे जिस तरह का दंड पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर थोपा गया था। क्योंकि जो मित्र राष्ट्र थे वो डरे हुए थे कि अगर फिर से जर्मनी पर बहुत ज्यादा थोपा गया जो जैसा पहले वॉर में किया गया था या पहले विश्व युद्ध के दौरान किया गया था तो कुछ गलत हो सकता है, क्योंकि बहुत लोग पहले विश्व युद्ध को भी रिस्पॉन्सिबल या जिम्मेदार समझते हैं नाजी जर्मनी के उद्गम के लिए। तो चलिए देखते हैं कि ये जो अनुभव था पहले विश्व युद्ध का जर्मनी द्वारा वो क्या था। चलिए अब हम देखते हैं कि वेमार राज्य का जन्म कैसे हुआ था। तो जो दोस्तों वेमार गणराज्य था वो 20वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था। उन उसने ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्र, जो मित्र राष्ट्र है उसमें आता है दोस्तों इंग्लैंड, फ्रांस और रूस। आपको मैं बता देती हूँ जो मित्र राष्ट्र है वो है इंग्लैंड, फ्रांस और रूस। उसके खिलाफ विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक लड़ा था। दुनिया की सभी बड़ी शक्तियां यह सोचकर इस युद्ध में शामिल हुई थी कि युद्ध से जल्दी से उनको कुछ संसाधन प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन शायद उस टाइम पे इन लोगों को ये नहीं मालूम था जो युद्ध में लड़ रहे थे कि ये जो युद्ध है होगा वो पूरे यूरोप के संसाधनों को खत्म कर देगा। और यूरोप जो पहले लोगों को डेट देता था, मतलब लोगों को लोन देता था, अब वो खुद लोन के थ्रू अपनी जिंदगी जिएगा। मतलब जो दान रहता है लोगों का उसके थ्रू अपनी जिंदगी जिएगा। फिर जर्मनी ने शुरुआत में इस युद्ध में कुछ कुछ जीत मिली उन्हें, कुछ कुछ जगहों पे वो जीते। लेकिन जब नवंबर में संयुक्त राज्य यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस विश्व युद्ध में आया तब जर्मनी हार गया, और ये जर्मनी हारा था 1918 में। साम्राज्यवादी जर्मनी को पराजय और सम्राट के पदत्याग ने वहां की सांसदीय पार्टियों को जर्मन राजनीतिक व्यवस्था को एक नए साँचे में ढालने का अच्छा मौका उपलब्ध कराया। मतलब जब जर्मनी पहले विश्व युद्ध में हारा तब जो वहां की सांसदीय पार्टियां थी उनको एक बहुत अच्छा मौका मिला कि अब राजा ने अगर अपना पद त्याग दिया है तो वो वहां पे एक सांसद बना सके, जो सांसद में सभी को वोटिंग राइट्स रहेंगे, मतलब सभी मतदान कर सकेंगे, बच्चे बूढ़े औरत आदमी सब, माफ कीजिएगा बच्चे नहीं पर औरत आदमी बूढ़े सब लोग। इसी सिलसिले में वेमार में एक राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई गई और संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। नई व्यवस्था में जर्मन संसद यानी राइक्सटाग के लिए जन प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाने लगा। प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए औरतें सहित सभी वयस्क नागरिकों का समान और सार्वधर्मिक मताधिकार प्रदान किया गया, मतलब यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। और दोस्तों हमने देखा कि ये जो संसद बनी गई थी वो फेडरल स्ट्रक्चर पे बनी गई थी, मतलब संघीय ढांचा पे बनी गई थी, जिसमें जो पावर रहता है वो एक जगह पे सीमित नहीं रहता, वो हर जगह प्रॉपरली डिवाइडेड रहता है। लेकिन यह जो नया गणराज्य था वो खुद जर्मनी के ही बहुत सारे लोगों को रास नहीं आ रहा था। इसकी एक वजह तो यह थी कि पहले विश्व युद्ध में जर्मनी जो था वो बहुत बुरे तरीके से पराजय हुआ था। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ट्रीटी ऑफ वर्साई थी, अब इसके बारे में आपको बताऊंगी। जब इस जर्मनी की पराजय हुई थी उसके बाद विजय देशों ने उस पर बहुत कठोर शर्तें थोप दी थी।
इस ये जो कठोर शर्तें दोस्तों जर्मनी के ऊपर थोपी गई थी, वो ट्रीटी ऑफ वर्साई में थोपी गई थी। चलिए देखते हैं कि वर्साई की संधि क्या थी। मित्र राष्ट्रों के साथ वर्साई में हुई शांति संधि जर्मनी की जनता के लिए बहुत कठोर और अपमानजनक थी। इस संधि की वजह से जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश, तकरीबन 10% आबादी, 13% भूभाग, 75% लौह भंडार और 26% कोयला भंडार फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करने पड़े। जर्मनी की रही सही ताकत खत्म करने के लिए मित्र राष्ट्रों ने उसकी सेना भी भंग कर दी। मतलब अब जर्मनी एक सेना खुद की नहीं रख सकता था। युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद, मतलब जो वॉर गिल्ट क्लॉज होता है, मतलब जिसमें कि युद्ध किसने शुरू किया उसकी जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, वो जिसपे थोप दी जाती है, के तहत युद्ध के कारण हुई सारी तबाही के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया। इसके अवध से उस पर 6 अरब पाउंड और जुर्माना लगाया गया। खनिज संसाधनों वाले राइनलैंड पर भी 20 के दशक में ज्यादातर मित्र राष्ट्रों का ही कब्जा रहा। बहुत सारे जर्मनों ने न केवल इस हार के लिए बल्कि वर्साई में हुए इस अपमान के लिए भी वेमार गणराज्य को ही जिम्मेदार ठहराया। तो अब ये जो हुआ इसके बाद, तो ये जर्मनी पर इस प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव क्या था, चलिए वो देखते हैं। तो पुराने साम्राज्य द्वारा किए गए अपराधों का हर्जाना नवजात वेमार गणराज्य से वसूल किया जा रहा था। जो नया नया एक वेमार रिपब्लिक या गणतंत्र बना था, गणराज्य बना था, उससे ही पूरा हर्जाना वसूल किया जा रहा था, क्योंकि जैसा कि हमने अभी देखा कि राजा ने तो अपनी अवधि, अपना पद सब छोड़ दिया था। अब ये नया नया था और इनको इतनी सारी चीजें जो भी आपने ट्रीटी ऑफ वर्साई में देखी, ये नए गणराज्य, वेमार गणराज्य को ही देना पड़ रहा था दूसरों को। तो इस गणराज्य को युद्ध में पराजय के अपराध बोध और राष्ट्रीय अपमान का बोझ तो ढोना ही पड़ा। हर्जाने चुकाने की वजह से आर्थिक स्तर पर भी वह अपंग हो चुका था। वेमार गणराज्य की हिमायतियों में मुख्य रूप से समाजवादी, कैथलिक और डेमोक्रेट खेमे के लोग थे। रूढ़िवादी, पुरातनपंथी, राष्ट्रवादी मिथकों को आड़ में इस उन्हें तरह तरह के हमले का निशाना बनाया जाने लगा। तो जो लोग थे, जो वेमार गणतंत्र के पार्ट थे, वो कैथलिक्स, डेमोक्रेट्स और जो समाजवादी लोग थे, समाजवाद के बारे में हमने जो रूसी क्रांति थी उसमें पढ़ा था, वो लोग वेमार गणराज्य का एक पार्ट थे। और इनके खिलाफ जो रूढ़िवादी लोग थे वो बहुत ज्यादा उनको हमला करते थे, उनपे निशाना लगाते थे और उनको मजाक मजाक में नवंबर के अपराधी भी बोला जाता था, क्योंकि जो ट्रीटी ऑफ वर्साई हुई थी वो नवंबर में हुई थी। और उसी के खिलाफ इन लोगों को लगता था कि जो ट्रीटी ऑफ वर्साई में जितना भी अपमान हुआ है जर्मनी का, ये वेमार गणराज्य को नहीं झेलना चाहिए था, पर उन्होंने झेला, इसलिए वो नवंबर के अपराधी बन चुके थे। और दोस्तों, जो सार्वजनिक जीवन में आक्रामक फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान व प्रतिष्ठा की चाह के सामने बाकी सारी चीजें गौण हो गई, जबकि हाल ही में सत्ता में आए रूढ़िवादी तानाशाहों को व्यापक जन समर्थन मिलने लगा। और उसके बाद जो सोल्जर्स थे, जो हमारे फौजी लोग थे, उनकी जो जिंदगी था, वो मीडिया में बहुत ज्यादा उसको बढ़ावा दिया जा रहा था कि वो बहुत अच्छी जिंदगी होती है और हर किसी को ऐसी ही जिंदगी जीना चाहिए, और ये जो फौजी होते हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी रहते हैं। तो इस समय ये हो रहा था। एंड इसकी वजह से जो लोग जो जो देश तानाशाह में थे, तानाशाही के अंतर्गत थे, उनको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस मिल रही थी। इसलिए जो नया नया वेमार गणतंत्र बना था उसमें उतना इम्पोर्टेंस नहीं मिल पा रहा था लोगों को। उस वक्त लोकतंत्र एक नया और बहुत नाजुक विचार था, जो दोनों महायुद्धों के बीच पर यूरोप में फैली अस्थिरता का सामना नहीं कर सकता था। तो ये जो था दोस्तों, आपने जो ये सब पढ़ा, ये आपका पहला विश्व युद्ध का जर्मनी पर प्रभाव था। अब हम देखते हैं कि राजनीतिक रेडिकलों का उदय कैसे हुआ। तो जिस समय वेमार गणराज्य की स्थापना हुई, उसी समय रूस में हुई बोल्शेविक क्रांति की तर्ज पर जर्मनी में भी स्पार्टिकिस्ट लीग अपने क्रांतिकारी
विद्रोह की योजनाओं को अंजाम देने लगी। तो दोस्तों अभी हमने जैसे रूसी क्रांति में पढ़ा था, तब बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ था जिसमें व्लादिमीर लेनिन था, अभी आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। तो उसी की वजह से एक स्पार्टिकिस्ट लीग बनाई गई जर्मनी में, जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन यानी बोल्शेविक क्रांति से बहुत ज्यादा प्रभावित थी। फिर जो ये लीग बनाई गई उसके बाद बहुत सारे शहरों में मजदूरों और नाविकों की सोवियतें बनाई गई। तो जैसे आप रूस में सोवियत बनती थी, वैसे यहाँ पे भी बहुत सारी सोवियत बनाई गई। बर्लिन के राजनीतिक माहौल में सोवियत किस्म की शासन व्यवस्था की हिमायत के नारे गूंज रहे थे। मतलब बर्लिन में बहुत ज्यादा नारे गूंज रहे थे कि अब हमें भी सोवियत सरकार जैसी सरकार चाहिए। इसलिए समाजवादी और डेमोक्रेट्स और कैथोलिक गुटों ने वेमार में इकट्ठा होकर इस प्रकार की शासन व्यवस्था के विरोध में एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना का फैसला लिया। इसलिए जो बाकी लोग थे, जो कैथलिक्स थे, जो डेमोक्रेट्स थे और जो समाजवादी लोग थे, उन लोगों ने डिसीजन लिया कि अब हम यहाँ पे एक गणतंत्र ही स्थापित करेंगे। और आखिरकार वेमार गणराज्य ने पुराने सैनिकों की फ्री कोर नामक संगठन की मदद से विद्रोह को कुचल दिया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद स्पार्टिकिस्टों ने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली। इसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ने साम्यवादी होता है और समाजवादी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए और हिटलर के खिलाफ कभी भी साझा मोर्चा नहीं खोल सके। क्रांतिकारी और उग्र राष्ट्रवादी दोनों ही खेमे रेडिकल समाधानों के लिए आवाजें उठाने लगे। तो इस अब आप दोस्तों इसमें देख सकते हैं कि जो जर्मनी का जो पॉलिटिकल सिस्टम था, जो उनका तंत्र था, सरकारी तंत्र था, वो बहुत ज्यादा हिल चुका था क्योंकि बहुत सारे खेमे बट चुके थे और जो खेमे साथ में हो सकते थे वो भी आपस में दुश्मनी कर लेते, जैसे साम्यवाद वाले और समाजवादी लोग। तो जब ये लोग भी दुश्मनी किए, तो जब रेडिकल्स जब आगे बढ़े, तो जैसे हिटलर जैसे लोग जब आगे बढ़े, तो ये लोग एकजुट नहीं हो पाए और हिटलर के खिलाफ एक संधि नहीं बना पाए। अब देखते हैं कि 1923 का आर्थिक संकट कैसा है। राजनीतिक रेडिकलवादी विचारों को 1923 के आर्थिक संकट से और बढ़ावा मिला। जर्मनी ने पहला विश्व युद्ध मोटे तौर पर कर्ज लेकर लड़ा था और युद्ध के बाद तो उसे स्वर्ण मुद्रा में हर्जाना भी भरना पड़ा। इस दोहरे बोझ से जर्मनी के स्वर्ण भंडार लगभग समाप्त होने की स्थिति में पहुंच गए थे। आखिरकार 1923 में जर्मनी ने कर्ज और हर्जाना चुकाने से इनकार कर दिया। इसके जवाब में फ्रांसीसियों ने जर्मनी के मुख्य औद्योगिक इलाके रूर पर कब्जा कर लिया। यह जर्मनी के विशाल कोयला भंडारों वाला इलाका था। जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में बड़े पैमाने पर कागजी मुद्रा छापना शुरू कर दिया। तो दोस्तों इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है, वो कुछ इस तरह से है कि जब जर्मनी को भरना पड़ रहा था, तो इतना ज्यादा उनका जो कर्जा था वो इतना बढ़ गया था कि उनको गोल्ड यानी कि सोने के थ्रू उसको चुकाना पड़ रहा था और इस वजह से इसके अंतर्गत इनकी आर्थिक समस्या बहुत बढ़ रही थी और उद्योग वगैरह भी कम हो रहे थे। तो उन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं, अब हम ये नहीं चुका सकते, ये जो कर्जा है उसको नहीं चुका सकते, जो ट्रीटी ऑफ वर्साई मतलब वर्साई संधि में हमारे ऊपर थोपी गई है। तो इसकी वजह से जो फ्रांस था, उन्होंने उसके रूर एरिया पर कब्जा कर लिया था और जो रूर था वहां पे कोयले की खदान वगैरह बहुत ज्यादा थी, तो उनका जो खनिज संसाधन था वो भी जर्मनी से छिन गया था। तो इसकी वजह से इसके लिए इन लोगों ने प्रतिशोध लेने के लिए बहुत ज्यादा नोट छापने लगे। तो अब ये जो नोट छापने लगे, तो उससे क्या हुआ हम ये देखते हैं। जर्मन सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर मुद्रा छाप दी कि उसकी मुद्रा मार्क, जो जैसे हमारी रुपी होती है और यूएस में मतलब संयुक्त राज्य में डॉलर्स होते हैं, वैसे ये जर्मनी में मार्क थी, उनकी जो करेंसी थी वो मार्क थी, जो उनकी मुद्रा थी। तो मार्क का जो मूल्य है वो तेजी से गिरने लगा क्योंकि उन्होंने इतने नोट छापने लगे कि उसका जो मूल्य था, जो यूएस डॉलर से उनका जो मूल्य कंपेयर किया जाता है, वो बहुत तेजी से गिरने लगा। अप्रैल में एक अमेरिका डॉलर की कीमत 24,000 मार्क के बराबर थी, जो जुलाई में 3,75,000 मार्क, अगस्त में 36,21,000 मार्क तथा दिसंबर में 9 करोड़ तक कुछ पहुंच गई थी। इस तरह एक डॉलर में खरबों मार्क मिलने लगे। जैसे जैसे मार्क की कीमत गिरती हुई, जरूरी चीजों की कीमतें असमान आसमान छूने लगी। रेखा चित्र में जर्मन नागरिकों को
पॉवर्टी खरीदने के लिए बैलगाड़ी के नोट भरकर ले जाते हुए देखा गया था। मतलब बहुत सारे आप पिक्चर्स देख सकते हैं, वहां पे हालत इतनी खराब हो गई थी। मतलब जो यूएस डॉलर थे उससे जो जर्मन मार्क की कीमत थी वो इतनी ज्यादा घट चुकी थी कि लोगों को एक ब्रेड का पैकेट खरीदने के लिए भी ऐसे बैलगाड़ियों में अपने पैसे भर के ले जाना पड़ता था, कि बहुत सारी बोरियां भर के ले जाते थे वो लोग नोटों की। इतना बुरा हालत हो गया था उसके बाद। जर्मन समाज दुनिया भर में हमदर्दी की पात्र बनकर रह गया। इस संकट को बाद में अति मुद्रास्फीति का नाम दिया गया। तो ये जो संकट था जहाँ पे जर्मन मार्क की जो स्थिति थी वो इतनी खराब हो गई थी, उसको अति मुद्रास्फीति का नाम दिया गया। उसको हम इंग्लिश में कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। आप इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति और डिफ्लेशन के बारे में पढ़ेंगे। जर्मनी का को इस संकट से निकालने के लिए अमेरिका सरकार ने हस्तक्षेप किया। इसके लिए अमेरिका ने डॉक्स योजना बनाई। इस योजना में जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हर्जाने की शर्तों को दोबारा तय किया गया। मतलब फिर उसके बाद जब जर्मनी की इतनी बुरी हालत हो गई तो अमेरिका ने हस्तक्षेप किया, अमेरिका ने इंटरवीन किया उस जगह पे। उसने आगे बढ़ाया, उसने एक सेवा की उनकी थोड़ी सी, जो जितने भी हर्जाने थे वो पूरे माफ करवा दिए। और थोड़ा सा उनको लोन भी दे दिया कि ताकि वो जो अपना संकट है उसको हटा सके, जर्मनी की जनता थोड़ा और इजी लाइफ जी सके, जिंदगी जी सके। उसके बाद अमेरिका ने उस टाइम में तो हेल्प कर दी, पर फिर व्यापक मंदी शुरू हो गई। तो व्यापक मंदी में क्या हुआ, जो अमेरिका में आपने वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज के बारे में सुना होगा, तो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज में 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज धाराशाही हो गया। जर्मनी को मिल रही सब यह मदद भी रातों रात बंद हो गई, क्योंकि जब वॉल स्ट्रीट धाराशाही हो गया। वॉल स्ट्रीट कैसे धाराशाही हुआ, लोगों को लगा कि जो मार्केट है वो गिर रहा है, इस वजह से उन्होंने अपने सारे शेयर बेचने शुरू कर दिए। और इतना ज्यादा शेयर बिक गए कि मार्केट में कोई खरीदने वाला बचा ही नहीं था और सारे से बेच रहे थे। इस वजह से व्यापक मंदी हो गई, यानी जिसको ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं अंग्रेजी में। तो जब अमेरिका में व्यापक मंदी हुई तो वो जर्मनी को जो मदद भेज रही थी वो उन्होंने भेजना बंद कर दिया। कीमतों में गिरावट की आशंका को देखते हुए लोग धड़ाधड़ अपने शेयर बेचने लगे, जैसे अभी मैंने आपको बताया। यह आर्थिक महामंदी की शुरुआत थी। इस मंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा। 1932 में जर्मनी का औद्योगिक उत्पादन 1930 के मुकाबले केवल 40% रह गया था। मजदूर या तो बेरोजगार होते जा रहे थे या उनके वेतन काफी गिर चुके थे। बेरोजगारों की संख्या 60 लाख तक जा पहुंची थी। जर्मनी की सड़कों पर ऐसे लोग बड़ी तादाद में दिखाई देने लगे जो मैं कोई भी काम करने को तैयार हूं लिखी तख्ती गले में लटकाए खड़े रहते थे। बेरोजगार नौजवान या तो ताश खेलते हुए पाए जाते थे, नुक्कड़ों पर झुंड लगाए रहते थे, या फिर रोजगार दफ्तरों में बाहर लंबी लंबी कतार में खड़े पाए जाते थे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा खराब हाल हो गया था, बेरोजगारी किस स्तर तक बढ़ गई थी कि कोई भी नौजवान क्यों ना हो, उसको एक गले में से तख्ती लटका के उस पर लिख के कि मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ, ऐसे घूमना पड़ रहा था। और जो नौजवानों ने या जो लोगों ने अब हार मान ली थी कि अब उनको रोजगार नहीं मिलेगा, वो आपको सड़क पे दिखते थे पत्ते खेलते हुए। या चोरी चकारी भी बढ़ गई थी इस वजह से जर्मनी में, क्योंकि लोगों के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं रहते थे। आर्थिक संकट ने एक माफ कीजिएगा, जर्मनी पर महामंदी का जो प्रभाव था वो क्या था, पहले हम वो देखते हैं। तो आर्थिक संकट ने लोगों में गहरी बेचैनी और डर पैदा कर दिया था। जैसे जैसे मुद्रा का अवमूल्यन होता जा रहा था, मध्य वर्ग, खास तौर से वेतन भोगी कर्मचारी और पेशानदारियों की बचत भी सिकुड़ती जा रही थी। कारोबार ठप हो जाने से छोटे मोटे व्यवसायी स्वरोजगार में लोग और खुदरा व्यापारियों की हालत भी खराब होती जा रही थी। समाज के इन तबकों को सर्वहाराकरण का भय सता रहा था। सर्वहाराकरण दोस्तों वो होता है जहाँ पे जो अच्छे लोग भी होते हैं, जो बहुत अमीर लोग भी होते हैं, वो वर्किंग क्लास के लेवल पे आ जाते हैं, या मतलब जो लोग काम करते हैं, जो मजदूर है, उसके लेवल पे आ जाते हैं। मतलब हर जगह सिर्फ गरीबी रहने का जो डर था वो सता रहा था लोगों को। बड़े व्यवसाय संकट में थे। किसानों का एक बड़ा वर्ग कृषि उत्पादनों की कीमतों में बेहिसाब गिरावट की वजह से परेशान था। युवाओं को अपना भविष्य अंधकारम दिखाई दे रहा था। अपने बच्चों का पेट भर पाने में असफल औरतें
औरतों के दिल डूब रहे थे। मतलब इतनी बुरी हालत हो रही थी कि जो छोटे-छोटे बच्चे थे उनको खाना तक नहीं दे पा रही थी औरतें। उसके बाद वेमार संविधान में कुछ ऐसी कमियाँ थी जिसकी वजह से जो गणराज्य कभी भी अस्थिरता और तानाशाही का शिकार बन सकता था। तो इसके ये तो हो रहा था और इनकी जो सरकार थी वो भी बहुत ज़्यादा अस्थिर थी। तो इनकी जो सरकार थी वो अस्थिर कैसे थी? क्योंकि उसमें कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स थे, उसमें कुछ ऐसे पार्ट्स थे जिसकी वजह से ये सरकार बहुत ज़्यादा अस्थिर होती जा रही थी। इनकी जो कमियाँ थी वो देखते हैं कि वो क्या थी। इनमें से एक कमी आनुपातिक प्रतिनिधित्व से संबंधित थी। इस प्रावधान की वजह से किसी एक पार्टी को बहुमत मिलना लगभग नामुमकिन बन गया था। हर बार गठबंधन सरकार सत्ता में आ रही थी। मतलब इनका जो ये वाला एक पार्ट था इनके संविधान का, उसकी वजह से कोई एक पार्टी पावर में आ ही नहीं पाती थी। हमेशा जो भी आते थे वो लोग गठबंधन करके आते थे, और जब गठबंधन में सरकार आती है तो कोई भी डिसीजन लेना जो रहता है वो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर पार्टी की जो सोच रहती है, जो नीतियां रहती है वो बहुत अलग रहती है। तो इसकी वजह से जो अस्थिरता थी वो बहुत बढ़ रही थी। दूसरी समस्या थी अनुच्छेद 48 की वजह से थी, जिसमें राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करना, नागरिक अधिकार रद्द करने और अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का अधिकार दिया गया था। अपने छोटे से जीवन काल में वेमार गणराज्य का शासन 20 मंत्रिमंडलों के हाथों में रहा और उनकी औसत अवधि 239 दिन से ज्यादा नहीं रही। इस दौरान अनुच्छेद 48 का भी जमकर इस्तेमाल किया गया, पर इन सारे नुस्खों के बावजूद संकट दूर नहीं हो पाया। लोकतांत्रिक सांसदीय व्यवस्था में लोगों का विश्वास खत्म होने लगा, क्योंकि वह उनके लिए एक समाधान नहीं खोज पा रही थी। तो ये जो हुआ उसके बाद जो संविधान का जो अनुच्छेद 48 था, जिसमें इमरजेंसी लागू कर दी जा सकती थी। मतलब आपने इंडिया में भी देखा होगा कि एक अनुच्छेद है जिसमें इमरजेंसी लागू कर दी जाती है, और वो अनुच्छेद केवल एक बार इस्तेमाल किया गया है, जो कि इंदिरा गांधी के पीरियड के टाइम पे हुआ था। तो वो जो अनुच्छेद था उसका बार बार इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसकी वजह से नागरिकों को उनके जो हक रहते हैं वो उनसे छीन लिए जाते थे। मतलब घूमना फिरना, उनके हिसाब से क्या बोल सकते हैं क्या नहीं बोल सकते, न्यूज़पेपर में क्या छप सकता है, ये सब गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, ये सब चीजें सरकार कंट्रोल करती है। पर इतनी चीजों के बाद, जिसमें मतलब बार बार सरकार भी बदल रही थी और बहुत कम दिन के लिए भी थी ये सरकारें, तो भी जो हल था वो नहीं मिल पा रहा था, और इस वजह से जो जर्मनी की जो जनता थी, उनका विश्वास उठते जा रहा था ये वेमार गणतंत्र से।